इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट इज फ्रॉम 15th of December to 22 of December. So our first news is the Indian retail inflation quickens to 0.71% in November from record low of 0.25% in October. तो अक्टूबर में 0.25% थी हमारी इन्फ्लेशन और नवंबर में 0.71% हो गई है, एंड दिस इज ड्यू टू द राइजिंग प्राइस ऑफ वेजिटेबल, प्रोटीन रिच आइटम्स और फ्यूल्स की वजह से जो भी प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से ये रीज़न आया है। अब जो हमारा आरबीआई है उसका टारगेट है दैट इज़ 4% ±2%। आप सबको पता है कि ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में हमने टारगेट रखा हुआ है, यानी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 2% से 6% के बीच में वेरी कर सकती है। और जो इस फिस्कल ईयर का जो टारगेट है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में रखा था इन्फ्लेशन का टारगेट फॉर पर्टिकुलर ईयर दैट इज फ्रॉम 2025 to 26, उसमें जो टारगेट रखा गया है बाय द आरबीआई दैट इज 2%। तो यही बेसिक न्यूज़ है। अब मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि ये जो डाटा है दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि इसके स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं, यानी कि जो हमारा सीपीआई है इसको कौन रिलीज़ करता है, दैट इज़ मॉस्पी रिलीज़ करता है, ठीक है, एनएसओ मॉस्पी, ठीक है, एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो आपको ये बस चीज़ याद रहनी चाहिए। उसके बाद ये दे रखा है कि स्टेट्स विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन, जिनमें हमारे जो टारगेट से ऊपर है ये इन्फ्लेशन, दैट इज केरला, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु एंड पंजाब। ये 5 स्टेट्स हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे थी, जब जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है और जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है, ठीक है। तो इसका डाटा दिया हुआ था। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज प्लान फॉर कंडक्टिंग द सेंसस ऑफ इंडिया 2027 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। जो कैबिनेट है, जो कि पीएम मोदी जो हैं वो इसको चेयर करते हैं, उन्होंने बोला कि 2027 का जो सेंसस होना है उसको अप्रूव कर दिया गया है। उसके लिए अमाउंट कितना दिया गया है, 11,718.24 करोड़। अब इस सेंसस से रिलेटेड जो हर एक चीज़ है, करंट प्लस स्टैटिक, दोनों ही आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें या किसी भी सेट की तैयारी करें या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके, तो आपको ये फैक्ट सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। तो 11,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो जैसे शगन देते हैं तो हम 11 की अमाउंट्स में देते हैं ना, तो इस तरीके से याद रखने कि 11,000 जो है करोड़ दिए गए हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। सेंसस जो है हमारा 2 फेजेस में होगा, मैंने बताया था, जिसमें सबसे पहले हाउस लिस्टिंग होगी, यानी जितने भी घर हैं उनकी एक लिस्ट बनेगी प्रॉपर, ठीक है। अप्रैल से सितंबर में होगा ये काम, और जो प्रॉपर सेंसस होगा वो होगा आपका फेब 2027 में, ठीक है। और जो हमारी यूटी है दैट इज़ लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, और जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं वहाँ पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन सेंसस होगी वो पहले हो जाएगी, दैट इज़ इन सितंबर 2026 में ही वो सेंसस हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़े से हम इस बार जो सेंसस है 2027 उसके स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस इज द 16th सेंसस और ये 8th है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेंसस एक्ट हमारा 1948 का है, जिसके अकॉर्डिंग हम इस सेंसस को कंडक्ट करा रहे हैं, और जो रूल्स हैं वो कौन से हैं, सेंसस रूल्स 1990, जिसको फॉलो करके हम इस सेंसस को पूरा कंप्लीट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो कि हो रहा है इस बार, ठीक है। अब माई क्वेश्चन इज, सबसे पहला सेंसस कब हुआ, ठीक है, और सबसे पहला फुल सेंसस कब हुआ, सबसे पहला डी फैक्टो सेंसस कब हुआ, और उस टाइम पे कौन हमारे लॉर्ड थे, या फिर आप कह सकते हैं उस टाइम कौन हमारे, या फिर आप गवर्नर जनरल कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, लॉर्ड या गवर्नर जनरल किसने किया था। तो सबसे पहला सेंसस जो है वो हुआ था हमारा 1872 में, ठीक है, जो कि उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड मायो हमारे मतलब गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वॉइस रॉय जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंप्लीट सेंसस हमारा 1872 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1949 के बाद जो है वो सेंसस करवा रहा है कौन, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्ट मैंने आपको बताई दी है, सेंसस एक्ट 1948 है। नाउ ये जो आंसर है फर्स्ट फुल सेंसस और सबसे पहला सेंसस, क्या ये सबसे पहला सेंसस ये हुआ था, ये फुल सेंसस की है डेट, ये आप मुझे बताएंगे। डिफैक्टो सेंसस कब हुआ था और कौन रजिस्ट्रार जनरल थे। हमारा जो 15 सेंसस हुआ था दैट इज इन 2011, उस टाइम हमारे रजिस्ट्रार जनरल कौन थे, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आप मुझे लिखकर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं फॉर द सेंसस 2026-27। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल सेंसस है, सबसे पहली बार हो रहा है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया दैट इज सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS। इसका काम क्या है कि जो भी सेंसस का प्रोसेस हो रहा है, जो भी सारा काम हो रहा है, वो रियल टाइम बेसिस पे उस ऐप पे आपको पता चलता रहेगा। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर द ऑफिशियल्स जो कि इस सेंसस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अनदर थिंग, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप, एक एप्लीकेशन बनाई गई है जो भी ऑफिसर हैं उनके लिए। ये भी सेल्फ एन्यूमरेट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा पब्लिक को, ठीक है, कि वो खुद से जो है वो कंप्लीट करके सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं गवर्नमेंट को, ये भी दिया जाएगा। देन उसके बाद कास्ट सेंसस जो है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। जब हमारा नॉर्मल सेंसस हो जाएगा उसके बाद हम कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे, यानी कास्ट सेंसस को कंडक्ट करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए अबाउट द सेंसस 2026-27। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज WPI इन्फ्लेशन रिमेन नेगेटिव एट -0.32% इन नवंबर 2025। तो इस बार जो है वो -0.32% रहा है, जो कि नेगेटिव टेरिटरी में एज कम्पेयर अगर हम नवंबर 2024 से कंपेयर करें तो, ठीक है। अब मोर ओवर ये जो नेगेटिव रेट है किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि फूड के प्राइसेस कम हुए हैं, मिनरल ऑयल, क्रूड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के प्राइसेस जो हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है ये नेगेटिव टेरिटरी में। अगेन बोलूँगी WPI के स्टैटिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये कौन रिलीज करता है, DPIIT बाय अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। 3 मेजर ग्रुप्स हैं, इसमें 697 आइटम्स हैं, जिसमें फ्यूल एंड पावर की 13% वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल्स की 22% और मैन्युफैक्चरिंग की 64.23%। यानी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका आता है प्राइमरी आर्टिकल्स, देन फ्यूल, ठीक है, MPF। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर, ठीक है। देन 14th ऑफ एवरी मंथ को ये डाटा पब्लिश होता है, और नेक्स्ट वर्किंग डे, अगर बाई चांस किसी टाइम पे छुट्टी होती है 14th को, तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे हुआ उस दिन ये डाटा पब्लिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 7-month लो ऑफ 4.7% इन नवंबर, ठीक है। 7 महीने के न्यूनतम पे पहुंच गया है हमारा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें हम किसको कंसिडर करते हैं, जो भी लोग 15 साल से या अबव होते हैं, उनमें देखा जाए तो पिछले मंथ अक्टूबर के कंपैरिजन में 5.2% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि 4.7% हो गया है इन द नवंबर। अगेन बोलूँगी मंथली डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इसका ईयरली डाटा आएगा ना, इस पूरे साल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा वो आपके लिए, आपके UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म्स है, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कौन कंडक्ट करता है, वो NSO कंडक्ट कराता है अंडर MOSPI। NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। देन 2 टर्म्स और हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और दूसरा है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब है, ऐसी वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी ऐसे लोग जो कि काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि या तो एम्प्लॉयड है या फिर वो ढूंढ रहा है काम के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेबर फोर्स। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो देखो, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं उसके लिए भी आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। लेबर फोर्स मतलब जो लेबर है, या तो वो काम कर रहा है या फिर वो काम ढूंढ रहा है। वर्क फोर्स मतलब काम जो कर रहा है, वर्क मतलब वर्क किससे रिलेटेड होता है, काम से। तो जो काम कर रहा है वो आता है वर्क फोर्स में, और जो लेबर फोर्स में जो काम कर रहा है प्लस जो काम ढूंढ रहा है, तो दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। नाउ वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो मतलब ऐसे लोग जो कि टोटल पॉपुलेशन में से एम्प्लॉयड है, उसे क्या बोलेंगे, वर्किंग। मान लो हमारे कंट्री में 100 लोग हैं और 100 में से 53 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कि टोटल पॉपुलेशन में से 53 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि एक्चुअल में आपकी कितनी परसेंटेज जो है वो काम कर रही है। जैसे आप देखिए नवंबर में ये जो डाटा है वो है 53.2%, यानी कि हाफ ऑफ आपकी पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो ढूंढ रही है काम, वो है 55%। ऑब्वियसली जो ढूंढ रही है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, और ये 53.2 कम है, ठीक है। अब आप इस फिगर की तरफ देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है आपका अप्रैल से नवंबर तक का 2025 का, जो लोग 15 साल के हैं या उससे अबव हैं, ठीक है। तो आप देखिए ओवरऑल पर्सन्स में 4.7% है आपका नवंबर में,
ठीक है। जो आपके अर्बन है, अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है और रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। क्यों होती है कम, आपको इसका रीज़न भी पता होगा कि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे फोकस होते हैं, और एग्रीकल्चर में हमारी जो बेसिकली देखी जाती है वो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, यानी कि वो छुपी हुई बेरोजगारी है, वो बेरोजगार है लेकिन दिखता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर्स कम दिखता है और एक्चुअली में नंबर्स क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि अगर आप रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वहाँ पर जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो घर के काम होते हैं या खेतों के काम होते हैं वो फीमेल ज़्यादा कर रही होती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो बाहर के काम ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए जो पार्टिसिपेशन रेट जो होता है वो फीमेल्स का ज़्यादा होता है इन द रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, Finance Minister unveiled a new logo for RRBs to signify a single unified brand identity। तो आपको पता है कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही न्यूज़ में था कि हमारी जो RRBs हैं उनको क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और टोटल अब हमारे पास सिर्फ 28 RRBs बचे हैं। ठीक है, 1 स्टेट 1 RRB लोगों के अंडर, कि जितनी स्टेट्स हैं उतने ही RRB होने चाहिए हमारे पास, यानी एक स्टेट को एक ही RRB रिप्रेजेंट करे। तो 26 RRB ऑफ 11 स्टेट्स जो है उनको मर्ज कर दिया था, उनको एक RRB सिंगल में बनाया। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट है उसमें 2-3 है तो उन सबको मर्ज करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया था, सिंपल मीनिंग। ठीक है, अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे अब हमने क्या किया है, एक न्यू लोगो जो है वो लॉन्च किया है। लोगो किस चीज़ का है, RRBs का नया लोगो बनाया गया है। सभी RRBs के लिए एक पर्टिकुलर लोगो है। ये वाली जो आप ब्लू कलर की पेटल देख रहे हैं, एक तो कलर्स देखिए ब्लू और ग्रीन है, ठीक है, और ये जो पेटल है ये प्रोग्रेस को आपकी शो कर रहा है। अब जो नीचे हैंड्स बने हुए हैं, यानी ये वाला जो है ये नर्चरिंग को शो कर रहा है कि हम जो केयर करते हैं, जो नर्चर कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं उसके लिए है, और सिंबल ऑफ फ्लेम जो है वो दैट इज सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट के लिए। तो बेसिकली ब्लू कलर इज फॉर ट्रस्ट एंड ग्रीन कलर फॉर ग्रोथ। ठीक है, बस ये चीज़ें याद रखनी है। कई बार सिंबल से भी, लोगो से भी पूछ लेते हैं, तो आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ब्राज़ील हैंड ओवर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया। ब्राज़ील जो है 2026 की प्रेसिडेंसी किसको दे रहा है, इंडिया को दे रहा है। तो आपको पता होगा इससे पहले जो थी 2025 वाली किसके हाथ में थी, ब्राज़ील। उससे 2024 वाली जो थी वो किसके हाथ में थी, रशिया के हाथ में थी। ठीक है, तो रशिया के बाद ब्राज़ील, ऑल दो सीक्वेंस में चलते हैं, बट इसके बाद हम हमारी किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है, तो पहले रशिया, देन ब्राज़ील, देन अब इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरीके से होगा। अब तो न्यू मेंबर्स भी जो ज्वाइन कर चुके हैं। तो अच्छा, जो ब्रिक टर्म है वो 2006 में मतलब लाई गई थी। समिट जो हुई थी वो सबसे पहली हुई रशिया में, ये कांतरबर्ग में, ये भी याद रखना। जैसे कि आपको सबको पता है कि क्या होता है, आपने देखा होगा यूजीसी नेट में भी आपका जो एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो मंडालू लॉन्ग मनीला फिलीपींस। ठीक है, तो वो बहुत अंदर का भी पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट समिट कहाँ हुई, रशिया में भी, ये कातरिनबर्ग में। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कराया गया। फिर एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोर्ट जिला डेक्लेरेशन 2014 शंघाई में, इन्हीं का ही बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीबी बैंक। अच्छा, जो हमारा ब्रिक्स है इसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है, बट कई बार पूछ लेता है पेपर में, तो आपको लिखना है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, शंघाई में, इन केस अगर पूछता है तो। नए मेंबर्स कौन कौन है, यूएई, एक यू से हो गया यूएई, देन इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। 2 आई वाले हो गए ईरान एंड इंडोनेशिया, 2 ई वाले हो गए इजिप्ट, इथोपिया, एक यूएई, और बाकी हमारे पास बच गया सऊदी अरेबिया। और ये प्रेसिडेंसी कब से हमारे हाथ में आ जाएगी, दैट इज 1 जनवरी 2026। तो जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंसी कौन हेल्ड कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज CCEA क्लियर्स 100% FDI इन इंश्योरेंस। CCEA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उन्होंने कहा है कि अब हम जो है 100% FDI ला सकते हैं इंश्योरेंस में। पहले जो लिमिट थी वो थी 74%। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने बजट में भी अनाउंस की थी कि हम इसको जो है FDI की लिमिट को इंक्रीज कर देंगे। अब फाइनली अप्रूव हो गया है। अब यानी कि अब जो फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कंट्री में वो 100% तक कर सकते हैं, 100% FDI आ सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में। मोर ओवर, लेकिन वो उन्हीं कंपनीज के लिए हैं जो कि एंटायरली इन्वेस्ट करेंगे किसके अंदर, इंडिया के अंदर, उन्हीं को ही सिर्फ 100% FDI अलाउड है। ठीक है, उसके बाद मोर ओवर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको करने के लिए हमारे को 3 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इंश्योरेंस रिलेटेड है। इरडाई एक्ट दैट इज 1999 इसमें चेंज होगा, और LIC एक्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1956, इन तीनों एक्ट्स में अमेंडमेंट किए जाएंगे टू मेक और क्लियर दिस FDI बिल। FDI जो
होता है वो 2 रूट से आता है हमारे इंडिया में, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, ठीक है। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब जिसमें ऑटोमेटिकली आप आ सकते हो, गवर्नमेंट रूट जिसमें परमिशन की जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट होता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, प्लस आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन जो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से कम है तो आपको CCEA दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FDI कि अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो कंसर्न मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अगर कम की है तो CCEA की परमिशन की ज़रूरत होगा, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, मनरेगा गेट्स अ नेम चेंज, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपको पता है मनरेगा जो था हमारा, मनरेगा एक स्कीम थी हमारी, पहले क्या था, नरेगा था, फिर वो बना मनरेगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च हुई इन 2005 एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें बेसिकली 100 दिन की गारंटी मिलती है कि आपको फॉर द रूरल एरियाज आपको जो है काम दिया जाएगा अगर आप क्या है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। लेटर ऑन इस स्कीम को चेंज करके बोल दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। MG नरेगा हो गया इन 2009, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, नया बिल लाया गया दैट इज VB विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं VBG रामजी बिल, ठीक है। बहुत आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में आ रहा है VBG रामजी बिल, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ये लोकसभा में टेबल हुआ था 16 दिसंबर 2025 को, ठीक है। मोर ओवर इसमें चेंज करने की क्या बात हो रही है, 100 दिन से क्या होगा 125 दिन का रोजगार मिलेगा, अनस्किल्ड वर्क होता है टू द रूरल लेबर। सेकेंडली इसमें जो वेज है इसको भी रिवाइज करके कितना कर दिया गया, 240 रुपीज़ पर डे, ठीक है, 240 रुपये मिलेंगे पर डे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। मोर ओवर ये जो स्कीम है ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर जो है वो शेयर करेंगे फंडिंग को। जैसे कि अगर नॉर्मल स्टेट्स हैं, नॉर्मल स्टेट्स और UT है, उसमें शेयर रहता है सेंटर और स्टेट का 60-40 का। अगर नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन जो आपकी स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या रहेगा, 90-10 का रेशियो रहता है, ठीक है। और जो 100% सेंट्रल फंडिंग है वो UT, जहाँ पर कोई लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर 100% फंडिंग कौन करेगी, सेंटर करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द न्यू। अब आप इसको MG नरेगा ना बोल के क्या बोलेंगे, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। और बिल का नाम भी याद रखना, दैट इज विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कोई भी अगला एग्जाम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नोट इट डाउन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल मखाना बोर्ड। आपको याद होगा अगर आपने बजट पढ़ा है तो बजट में मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई थी। उसी की पहली मीटिंग जो है वो हुई है इन द न्यू दिल्ली कृषि भवन में, जिसको हेड किया था डॉक्टर PK मिश्रा, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, हम मखाना बोर्ड किस लिए बना रहे हैं, ताकि जो मखाना सेक्टर है वहाँ से जो फार्मर्स की जो ग्रोथ है या जो फार्मर्स उससे रिलेटेड है टू लिंक टू मखाना है, उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया इट वॉज लॉन्च इन द बजट 2025-26, ठीक है, और ऑफिशियली लॉन्च किया गया था बाय PM इन बिहार ऑन 15 सितंबर को, अनाउंस हुआ था बजट में। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है और इसका टोटल आउटले है 4,746 करोड़ फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31। बस इतना याद रखना क्योंकि ये बजट में आया था तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये क्या था, नेशनल मखाना बोर्ड। और ये जो नेशनल मखाना बोर्ड है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बिहार में लॉन्च हुआ है। अगर आप GI टैग्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा मिथिला मखाना के लिए GI टैग किसको मिला हुआ है, बिहार को। तो बेसिकली इसका जो बोर्ड है वो कहाँ होगा, पूर्णिया बिहार में। तो ये भी याद रखना कि अगर आपसे पूछे नेशनल मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है तो पूर्णिया बिहार। ओके, मूविंग ऑन टू द
लास्ट न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स एमएसपी फॉर कोपरा सीजन 2026। तो आपको ये जो न्यूज़ लाने का मतलब था, ऑब्वियसली कितना बड़ा है क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एमएसपी जो है वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज इट इज़ अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA, वही एमएसपी जो है वो अप्रूवर डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिसको पीएम मोदी जी हैं उन्होंने चेयर किया। कोपरा समझते हैं, जो आप नारियल यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें दो तरह के कोपरे होते हैं, मिलिंग और बोल कोपरा। मिलिंग कोपरा जो है उसका जो एमएसपी है वो 745 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। और 400 रुपीज़ बॉल कोपरा का, तो अब इतना रुपए पर क्विंटल जो है वो बिकेगा, ठीक है। एज अनाउंस्ड इन द बजट 2018, एमएसपी जो है सारी क्रॉप्स के लिए जो है वो 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो भी किसान है उसकी जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसका 1.5 टाइम्स तो उसको मिलेगा ही। ये कब डिसाइड किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टैटिक फैक्ट में आपका बन सकता है कि 2018-19 के बजट में ये चीज़ अनाउंस की गई थी कि जितना भी कॉस्ट आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है आएगा, क्यों, क्योंकि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो किसान लगा रहा है उसके डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वेट देकर जो ओवरऑल एवरेज निकलेगी उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा हम एमएसपी देंगे किसको, फार्मर्स को। इस तरीके से हमारा एमएसपी डिसाइड होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कोपरा का भी एमएसपी डिसाइड किया गया। अब नीचे क्या दे रखा है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड NCCF, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, वो है इसके सेंट्रल नोडल एजेंसीज, जो कि ये देखते हैं कि कोपरा का सही प्राइस जो है अंडर प्राइस सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इसकी नोडल एजेंसीज है। तो नोडल एजेंसीज कौन कौन सी होगी, नेफेड एंड NCCF, ठीक है। आई होप ये सारी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है प्लीज़ उसको किया कीजिए प्लीज़, इससे क्या होगा, आपको ही हेल्प होगी, ठीक है। इट विल हेल्प यू कि आप कुछ नोट्स बनाएंगे, आप कुछ लिखेंगे तो आपकी ही नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, कोई सजेशन देना है कि क्या और टॉपिक्स लाए जाएँ जो कि आपको हेल्प करें, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।